गुड मॉर्निंग। आज बात करने वाले हैं अपन। एक तो सबसे पहले निकालना सीखेंगे कि नौमांश से ईष्ट देव आपके क्या हैं वो निकालना सीखेंगे। और दूसरा प्रोफेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी चीज़ें में भी एक दो नए तरीके हम सीखने वाले हैं। देखिए, जो ईष्ट देव वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों निकालना है पहले ये समझ लीजिए। एक तो हम नौमांश पढ़ रहे हैं उसका एक हिस्सा है इसलिए कैलकुलेट करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई ऐसे लोग हैं जो ना कई टाइम से परेशान रह रहे हैं और उनका लग्नेश भी अच्छी कंडीशन में है, षटबल के साथ में है, फिर भी ना कोई रेमेडी लग नहीं रही, प्रॉब्लम कई तरह की आती हैं उनके लिए। उनके आप सजेस्ट कर सकते हो, अगर आप सडन रेमेडी नहीं दे पा रहे हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि अपना जो आपका जो इष्ट देव नौमान से निकल के आएंगे अभी हम देखेंगे, उससे संबंधित आप प्रेयर शुरू कर सकते हैं। ये आपको सडन बेनिफिट पहुंचा सकती है। इन केस जब आपका लग्नेश अच्छी कंडीशन में है, खराब नहीं है, कहीं मैलेफिक एस्पेक्ट में नहीं है और कुछ बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, उसमें ये हेल्प कर देता है। तो सबसे पहले हम इष्ट देव निकालना सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं आपके जो डीटी है। देखिए, सबसे पहला टर्म आएगा इसमें आत्मकारक। हालांकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं चर कारक में, एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे। आत्मकारक है किंग ऑफ प्लैनेट्स। लग्न कुंडली में आप लग्नेश को लॉर्ड मानते हैं, ठीक है। चंद्र कुंडली में आप बोलते हैं नहीं भाई, मून जो है कुंडली का राजा है, इसके हिसाब से चार्ट बनाएंगे। आत्मकारक आपकी कुंडली का वो प्लैनेट है जो राजा है और सारे प्लैनेट चाहे कोई भी हो वो उसको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव होते हैं उसके लिए, क्योंकि दैट्स बिकॉज कि ये राजा है। आत्मकारक होता क्या है? प्लैनेट विद द हाईएस्ट डिग्री इन कुंडली। आपके पूरे चार्ट में उठा के देख लीजिए, को जो प्लैनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री का है, एडवांसमेंट जिसकी ज़्यादा है, वो उस कुंडली के लिए आत्मकारक ग्रह कहलाएगा। चर कारक में हमने 8 तरह के कारक पढ़े हैं और इसमें याद रखिए केतु को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बाकी के 8 प्लैनेट, सूर्य से लेकर राहु तक 8 प्लैनेट की डिग्री आप चेक करेंगे। तो जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट हुआ, लेट्स से जुपिटर हुआ, केतु केतु नहीं होगा, वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, सर कोई 27 डिग्री होगा, कोई 12 डिग्री होगा, इस तरह से। तो आप हाईएस्ट डिग्री निकालेंगे। इसमें एक कैच है, जब हम बात करते हैं राहु केतु की तो वो हमेशा वक्रीय होते हैं। तो जब आपको दिखे कि राहु 29 डिग्री है तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये हाईएस्ट डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि राहु की डिग्री 30 - 29 इक्वल्स टू 1 डिग्री है। जब भी राहु की डिग्री निकालेंगे आत्मकारक के लिए तो उसकी जो वैल्यू दी है उसको 30 में से घटा देंगे, तब आपका आत्मकारक निकलेगा। अब मान लीजिए राहु केवल 1 डिग्री है आपकी कुंडली में, तो इसकी एक्चुअल डिग्री आत्मकारक निकालने के लिए होगी 30 में से 1 माइनस करेंगे यानी 29 डिग्री। अभी आपके लिए आत्मकारक हो सकता है अगर 29 डिग्री से ऊपर का कोई ग्रह आपकी कुंडली में नहीं है। तो हम आत्मकारक निकाल सकते हैं, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आत्मकारक निकाल लिया आपने, अब क्या करना है देखिए। लेट्स से एक D1 चार्ट है, यहाँ पे कुंडली के 11वें घर में मंगल है जो 27 डिग्री का है। हमने सपोज कर लिया कि ये आपका आत्मकारक है। अब क्या करना है, आत्मकारक आपका मार्स जो प्लैनेट है मंगल, D9 में देखिए वो कहाँ है। तो बगल में आपको नौमांश दिख जाएगा, इसमें आपको 9th हाउस में बैठा मार्स यानी कि मंगल दिख जाएगा। अब क्या करना है, इससे इस मार्स से आत्मकारक से नौमांश चार्ट में बैठे हुए आत्मकारक से 12वां घर देखिए, यानी कि इससे एक घर पहले, उसमें बैठा हुआ प्लैनेट आपको डीटी बताएगा, यानी कि इष्ट देव जो भी हैं आपके उसके बारे में बताएगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि अगर एक ही प्लैनेट है तो मैं बोल दूंगा कि वीनस से संबंधित जो भी डीटी होंगे हम उनको चूज कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ एक से ज्यादा प्लैनेट है तो क्या करेंगे। लेट्स से 3 प्लैनेट है तो 3 में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी डीटी सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रांग मतलब जानते हैं ऑलरेडी, पहले ही शटबल चेक कर लेंगे, आपको स्ट्रांग प्लैनेट मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें एडिट कर देना, एडिट एडिट है ना। हाँ, कहाँ थे हम, एक सेकंड जी। हाँ, तो मार्स से जो हमारा आपका जो आत्मकारक है उससे 12th हाउस में हमने वीनस देखा, इससे ज्यादा प्लैनेट होंगे तो क्या करेंगे,
षटबल के हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसको चूज कर लेंगे, उसके हिसाब से आप डीटी सिलेक्ट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस घर में 12वें घर में कोई प्लैनेट ना हो तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, ये जो लॉर्ड है मतलब जो आपकी राशि है, जैसे वर्गो है तो इसका जो लॉर्ड है मरकरी, उसके हिसाब से डीटी सिलेक्ट कर लेंगे। तो तीन से ज्यादा ऑप्शन यहाँ आएंगे नहीं, या तो एक प्लैनेट होगा या एक से ज्यादा होंगे या फिर कोई नहीं होगा। उन तीनों के सॉल्यूशन आपके सामने है। क्लियर है? चलिए, अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कि भाई प्लैनेट वीनस है, और याद रखिए राशि कौन सी है, दो चीजें नोट करनी है आपको। आ जाते हैं शीट पे। 12th लॉर्ड जो है आत्मकारक से वो वीनस है, राशि है वर्गो। अब देखिए, आपने दशावतार पढ़े होंगे हर प्लैनेट के लिए, है ना? नहीं पढ़े तो ये सामने आपके लिस्ट है। ये आपकी मेल डाइटी है, ये आपकी फीमेल डीटी है। वर्गो राशि जो है कन्या राशि, दैट इज इवन साइन, सम राशि है, मतलब 2 4 6 8 10 12, ये जो राशियां हैं ये इवन कहलाती हैं। तो अगर राशि इवन हो यानी कि 12th लॉर्ड अगर इवन यानी सम राशि में है तो हमें फीमेल डाइटी चूज करनी है। और अगर ये ऑड साइन में है, 1 3 5 7 9 11 में है, तो हमें मेल डाइटी चूज करनी है। क्योंकि हमारा ये इवन साइन में है तो हम फीमेल डीटी सिलेक्ट करेंगे। कौन सा प्लैनेट है? वीनस हमारा प्लैनेट है, और उसके लिए हमारे पास डीटी कौन सी आएगी? फीमेल, कमला। सो दैट इज जो 10 विद्या आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आपको मिल जाएगा नोट्स में भी ये। तो ये जो आपको डीटी निकल के आएगी, आप इससे संबंधित रेमेडीज तुरंत दे सकते हैं। अब ये मत सोचना कि फिर ये तो है ना आपके पास आएगा ही नहीं व्यक्ति, है ना, अगर इससे काम हो जाएगा तो। ठीक है, ये बहुत इंस्टेंट रिलीफ के लिए है जब आपका लग्न लॉर्ड अच्छी कंडीशन में है, फिर भी कई सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। और देखिए इंपॉर्टेंस क्यों है, आत्मकारक पता नहीं क्यों बहुत अंडर रेटेड या अंडर एस्टिमेटेड किया हुआ टर्म है। देखेंगे अभी बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छी पिक्चर आपको देता है। इसके संबंध में, रेमेडी के संबंध में बहुत इन डेप्थ डिटेल पढ़ेंगे, अभी केवल इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम नौमांश कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रोफेशन की तरफ जाते हैं। देखिए चार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। सबसे पहले एक बेसिक नियम क्या होता है जो हमें बताया जाता है, नौमान से हम कैसे देखते हैं कि भाई आपको ये देखना है कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड किसके नौमांश में है। उससे पहले मैं यहाँ इस चार्ट में आपको एक चीज दिखाता हूँ। 10th हाउस में मरकरी अपने एग्जॉल्टेड उच्च राशि में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। ये मुझे पॉलिटिक्स का इंडिकेशन देता है, ठीक है, लेकिन राहु कहीं सपोर्ट मुझे अभी नहीं मिल रहा। क्लियर है? तो राहु मिल जाता है तो और थोड़ा सा बेटरमेंट दिख जाता है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या उनके करियर में सक्सेस पॉलिटिक्स थी या उनका अर्थशास्त्री होना था, इकोनॉमिस्ट होना था? पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद उनकी रेपुटेशन बढ़ गई प्रधानमंत्री बनने के बाद, या कम हुई? जरा गौर से सोचिए इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इस सूर्य ने जो यहाँ बैठा है उनकी रेपुटेशन बढ़ा दी पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री बनाने के बाद, या उनकी वैल्यूएशन में कमी आई? एज ए अर्थशास्त्री, एज ए इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के वो हेड भी रह चुके हैं और कई अहम पदों पर रह चुके हैं, दुनिया में जाने माने अर्थशास्त्री हैं वो। अर्थशास्त्र कौन देता है आपको? कैपिटल मार्केट, फाइनेंस, यानी और आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र कौन सा प्लैनेट देता है? जुपिटर देता है ना? पता है। डिटेल में आगे जब हम प्रोफेशन के बारे में पूरा एक सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें एक एक प्लैनेट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जुपिटर का तो कोई रोल नहीं है, ना तो एस्पेक्ट है 10th हाउस पे, ना अर्गला है। क्या इस पर्सन को केवल मैं सूर्य देख के बोल दूं कि भाई पॉलिटिक्स में चला जाना है? जबकि उनका मेन पर्पस तो, मेन काम तो उनका इकोनॉमिस्ट था, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम हुआ, जिन्हें पॉपुलैरिटी मिली, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं। जाते हैं नौमांश पे। मरकरी जो 10th का लॉर्ड है किसके नौमांश में? बस इतना देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे जुपिटर के नौमांश में। और याद रखिए जब आपको बोला जाता है कि उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं और ऐसा बोल के अधूरा छोड़ देते हैं, वो चीज़ें पूरी नहीं होती। ये आपको सब कुछ नहीं देगा, ये आपको इंडिकेट करेगा कि वो एरिया, वो सेक्टर, वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो चीज़ क्या हो सकती है। अब आप उसमें कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपको एक तो जुपिटर मिला कि 10th हाउस में जुपिटर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको सूर्य भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है।
अब अगर लग्न चार्ट में देखो तो आपको 3 प्लैनेट की अर्गला भी मिल रही है, मून की भी, वीनस की भी, मार्स की भी। क्या ये चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी आप गौर से देखोगे तो? अब आप नौमांस देखो, एक तो आपको जुपिटर मिल गया, जुपिटर के साथ मरकरी के ऊपर आपको अर्गला दिखेगी सेकंड हाउस से, राहु और शनि की, सॉरी सूर्य की। दोनों किसके कारक है? पॉलिटिक्स के। और सूर्य अपनी उच्च राशि में नौमांश में आया है। क्या यहाँ से पॉलिटिक्स इंडिकेट होती है? बिल्कुल होती है, यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंस मिलता है आपको पॉलिटिक्स का। साथ में आपको जुपिटर का रोल मिलता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, मरकरी यहाँ के नीच राशि में आ गया, लेकिन वहीं यहाँ बैठा जुपिटर नीच भंग करेगा। और आपके कुछ क्वेश्चन भी आए थे टेलीग्राम पे, योग जो बनते हैं, देखिए लग्न चार्ट में अगर ये योग बनेगा तो मैं दोनों प्लैनेट को इंपॉर्टेंट मानूंगा, उनका कैलकुलेशन करूंगा। नवमास में कोई योग बनता है तो ये तो हो गया नीच राशि में, इसको नीच भंग करने वाले प्लैनेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। यानी कि अब इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपका जुपिटर होगा, उसका इन्फ्लुएंस आपके जो लग्न चार्ट का लॉर्ड है 10th हाउस, उस पर जुपिटर बहुत हद तक इन्फ्लुएंस डालेगा। और जुपिटर कारक है फाइनेंस का भी है, आपके अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस का कारक है, उनकी लाइफ में देख सकते हो। ये ऑलरेडी एक नोन तरीका है कि हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद एक तरीका और समझेंगे कि एक तरीका और होता है जिससे भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो, जैसा मैंने बताया, इट्स अबाउट कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। जुपिटर का रोल क्यों ज्यादा है? क्योंकि नीच भंग कर रहा है। दूसरा, मरकरी जुपिटर के नौमांश में है, तो आपके लाइफ में 10th हाउस में इसका रोल जुपिटर का होने ही वाला है। कोई भी चार्ट उठाइए, आपको कहीं ना कहीं रोल मिलेगा ही मिलेगा, बहुत हद तक मिलेगा। देखिए एक और चार्ट है, संजय दत्त जी का चार्ट है हमारे पास। अब आप यहां देखो, अगर 5th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में खुद वीनस बैठा है। लेकिन वीनस तो, अगर मैं आपको बोलूं, वीनस इज अ कारका ऑफ कंप्यूटर, वीनस इज अ कारका ऑफ ब्यूटी। तो क्या ब्यूटी पार्लर भी तो खोल सकते हो, उसमें क्या है? हंस क्यों रहे? तो आपको पता है कि भाई एक्टर है, नहीं पता होता तो क्या करते? सही है ना? ठीक है, 10th हाउस का लॉर्ड यहां बैठा है 9th में। ठीक है, वीनस यहां बैठा है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस पे अर्गला किसकी है? राहु की, पॉलिटिक्स। यहां खुद सूर्य का वो है घर, तो पॉलिटिक्स। तो भाई इस इंसान को पॉलिटिक्स में सक्सेस क्यों नहीं मिली? राहु भी है, सैटर्न भी है। ठीक है, हालांकि 10th हाउस के लॉर्ड पे मून की 11वें हाउस की अर्गला भी है। ठीक है, ये भी चीज हमको देखने को मिल रही है इस चार्ट में। तो हम कई चीजें हैं इसमें, हमें सन और राहु मिलके हमें पॉलिटिक्स भी दिखा देगा, है ना। वीनस आपको आर्ट देता है, मून क्या देता है? मून एक्टिंग देगा आपको। तो आर्ट में एक्टिंग, क्योंकि आर्ट तो कई तरह की होगी, वीनस आपको ब्यूटी से रिलेटेड चीजें देगा, वीनस आपको कंप्यूटर दे सकता है, वीनस आपको भौतिक चीजें दे सकता है, वीनस आपको आर्ट दे सकता है। तो आर्ट में क्या मून कंफर्म करता है? एक्टिंग। चलिए ठीक है, नौमांश पर जब जाते हैं तो हमें क्या चेक करना है? भाई जो आपका 10th हाउस का लॉर्ड है सन, सूर्य, वो किसके नौमांश में है? कंफर्मेशन चाहिए मुझे। आप जैसे ही यहाँ आओगे आपको दिखेगा सूर्य वीनस के नौमांश में है। वीनस क्या देगा आपको? आर्टिस्ट बनाएगा। ठीक है साहब। अब एक चीज और नोट कीजिए, मैं इस व्यक्ति को पॉलिटिक्स में भेजने की कोशिश कर रहा था, है ना, लग्न चार्ट से। वो जो 10th हाउस का लॉर्ड है ना, जो पॉलिटिक्स का कारक है, यहाँ के नीच का हो गया। और अभी बताया मैंने आपको, नौमांश में बनने वाले योग को भंग कौन करेगा? यहाँ वीनस। तो इन्फ्लुएंशियल कौन है? वीनस। पॉलिटिक्स होगी नीच की यहाँ पे, समझ रहे हो? पॉलिटिक्स वाला प्लैनेट गया आपका नीच राशि में यहाँ पे, तो उसकी वैल्यूएशन हो गई खत्म। अब फिर देखो, मून यहाँ बैठा है सामने, अपनी राशि को देखेगा, और 10th हाउस पे सीधा सीधा एस्पेक्ट है। मंगल आपको यहाँ मिल ही रहा है, मंगल देता है आपको एक्शन। लग्न चार्ट में भी 10th हाउस में मंगल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10th हाउस पे इन दोनों की अर्गला है, सूर्य और वीनस की। उसके बाद सूर्य और वीनस पे मून की अर्गला है, और मून का एस्पेक्ट है 10th हाउस पे। तो आपको इनके चार्ट में क्लियर दिखता है कि पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स का जो कारक होना था सूर्य, वो हो गया नीच राशि में। अब आप बोलोगे नीच भंग, नीच भंग जब नौमांश में बने तो दूसरा प्लानेट जो उसको बना रहा है उसका इन्फ्लुएंशियल, उसका प्रभाव ज्यादा होगा।
ये योग अगर आपके लग्न में बनता है तो दोनों प्लैनेट इक्विवेलेंट माने जाएंगे, फिर हम बाकी चीजें चेक करेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है कि हम क्या देखेंगे। 10th हाउस का लॉर्ड किसके नौमांश में है, उसका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। वो आपका लाइफ का एरिया हो सकता है, वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। बाकी चीजों से कंबाइन करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अब कुछ दूसरी चीजों की बात करते हैं, एक तरीका और है। यही सेम मनमोहन सिंह जी का चार्ट हमने डिस्कस किया। देखिए इस चार्ट में मुझे पॉलिटिक्स भी दिखती है ना, और नौमास में मुझे जुपिटर का कैलकुलेशन दिखता है। लेकिन यहाँ पे मुझे पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्ट अर्गला मिल रही है, वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मतलब कि अगर आपको इंटरप्रेट करना हो, आपको नहीं पता ये चार्ट किसका है, तो आप बहुत कंफ्यूज होगे, है ना। कुछ चीज़ें और भी हैं, कई सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसके लिए दो तरह की चीज़ें बनाते हैं, समझ लीजिए। एक को हम बोलते हैं कारकांश, नौमांश होता है वैसे ही कारकांश होता है, और दूसरा होता है सौ अंश। सौ अंश में अलग अलग लिख देता हूं। कारकांश क्या होता है, नवांश क्या होता है, नवम अंश। कारकांश होता है कारक अंश। कारक मतलब चर कारक, यानी कि उसका पहला पॉइंट आत्म कारक, यानी आत्म कारकांश का संबंध आत्म कारक से है। तो समझ लीजिए कारकांश कुंडली कैसे बनती है, इजीली बहुत आराम से बन जाएगी। इस लग्न चार्ट में हमें यह देखना है कि इनका आत्म कारक जो ग्रह है वो कौन सा है। तो यहाँ डिग्री मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। वीनस जो है इनका आत्म कारक है। तो आपको क्या देखना है कि ये आत्म कारक D9 में कहाँ बैठा है। D9 में आएंगे, आपको कुंडली के 5वें घर में वीनस दिखाई देगा। तो मुझे घर से मतलब नहीं है, मुझे राशि से मतलब है। 11वीं राशि में आपका आत्म कारक बैठा है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कारकांश चार्ट बनाएंगे। कैसे बनेगा, लग्न चार्ट में हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट आत्म कारक कहलाएगा, उसको देखेंगे नौमांश में कहाँ बैठा है। आपने बोला 11वीं राशि में बैठा है, बस वापस आइए लग्न चार्ट पे, वापस आइए लग्न चार्ट पे। 11वीं राशि कहाँ है, ये रही। ये आपका कुंडली का पहला घर हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इस तरह से सारे घर बन जाएंगे। तो दूसरे शब्दों में कहूं तो इस कुंडली को 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री पीछे घुमा दीजिए, यानी कि यहाँ पे 11 नंबर आएगा और राहु आपके लग्न में आके बैठ जाएगा। क्यों घुमाया, आत्म कारक नौमांश में जिस राशि में है उस राशि से हम लग्न चार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो पूरा आपका चार्ट जो है लग्न कुंडली, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में 60 डिग्री यानी 2 घर आप घुमा देंगे तो आपका चार्ट बन जाएगा। अभी आगे बनाएंगे भी, ठीक है। कारकांश क्लियर है, क्या करा, लग्न चार्ट से बनेगा। कारकांश लग्न चार्ट से बनेगा और किस राशि से स्टार्ट होगा, आत्म कारक के नौमांश वाली राशि से। अब बात करते हैं स्वांश। स्वांश क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नौमांश चार्ट आपके सामने दिख रहा है आपको, ये रहा। सेम कौन सी राशि थी, आत्मकारक किस में है, इस राशि में। यहां हम नौमांश को घुमा देंगे बस। तो अब आपका पहला घर क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि जहां शनि और वीनस बैठे हैं। 100 अंश चार्ट बनाने के लिए नौमांश में जहां भी आपका आत्मकारक बैठा है वहां से घर स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे प्लैनेट फर्स्ट हाउस की बात करूं तो राशि आएगी 11, प्लैनेट आएंगे यहाँ पे सैटर्न और आपके वीनस, और इस तरह से पूरी कुंडली बन जाएगी। क्लियर है, आत्मकारक नौमांश में कहाँ बैठा है उसके हिसाब से, उस राशि के हिसाब से जब लग्न चार्ट को घुमाएंगे तो कारकांश चार्ट बन के आएगा। और यहां से जब आप D9 को या अपने नौमांश को घुमा दोगे तो 100 अंश बन के आएगा। समझ लेते हैं, आगे बने हुए हैं, एडिट तो कर दिया करो इसको। ये आपका 100 अंश होगा, हाँ ठीक है। पहला चार्ट कारकांश है और ये 100 अंश है। देखिए हमने क्या किया था, हमने देखा 11 से शुरू हुआ, हमने लग्न चार्ट को यहां से घुमा दिया, तो यहाँ आपका बन के आ गया कारकांश चार्ट, और ये बन के आ गया आपका 100 अंश। अब क्यों बनाया है ये समझ लीजिए, क्यों वेल इंडिकेशन देता है ये समझ लेते हैं। देखिए अब इस चार्ट को मान के चलिए
क्यों बनाया ये सब? आत्मकारक प्लानेट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, केवल प्रोफेशन में ही नहीं, कई सारी चीजों में आपको देखने को मिलेगा। चर कारक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एस्ट्रोलॉजी के लिए। 10th हाउस का लॉर्ड देखिए अब इस चार्ट में कौन है भाई? मंगल हो गया। मैं भूल गया, सब कुछ पुरानी चीज है। मंगल हो गया। मार्स कहाँ बैठा है? मार्स यहाँ है। मार्स नीच राशि में है और चंद्रमा वहीं बैठा है, नीच भंग राजयोग बना रहा है। ये तो पहले भी बन रहा था, बिल्कुल, पर पहले प्रोफेशन के लॉर्ड के साथ नहीं बन रहा था। अब प्रोफेशन का लॉर्ड नीच भंग राजयोग बनाता है, यानी कि क्या दिखाएगा? प्रोफेशन में हाई सक्सेस, पहली चीज, ठीक है। हालांकि उसकी बात नहीं कर रहे। अब देखिए क्या मंगल का संबंध जुपिटर से है 10th लॉर्ड का? बिल्कुल है, डायरेक्ट अर्गला सेकंड की। जुपिटर आपको अर्गला दिखेगी क्लियर फॉर्म में, ठीक है। तो जुपिटर का रोल सीधा सीधा आपको दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जब मैं 10th हाउस को देखूंगा तो 10th हाउस पे राहु की अर्गला आएगी 4th हाउस से और सूर्य की अर्गला आएगी 11वें हाउस से। दोनों हाउस की अर्गला, यानी कि आपको राहु मिलता है डायरेक्ट दिखता है, सूर्य मिलता है आपको डायरेक्ट, यानी पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व हो गई आपकी। और आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है मार्स, वो नीचभंग राजयोग भी बनाता दिख रहा है, साथ में जुपिटर का रोल भी आपको क्लियर जस्टिफाई हो रहा है। और आप ऑलरेडी नौमांश में चेक कर चुके हो कि जुपिटर इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो इसलिए पॉलिटिक्स से ज़्यादा, सरकार से ज़्यादा इनकी लाइफ में इकोनॉमिक्स, यानी कि इनकी सब्जेक्ट या फिर उस चीज़ से ज़्यादा गहरा संबंध है, और इसी की वजह से इनको विश्व में जाना जाता है। तो कारकांश समझ में आया आपको क्या इंडिकेशन देगा? अब स्वांश की बात कर लेते हैं, यहां से भी सेम इंडिकेशन देखने की कोशिश करते हैं। 10th लॉर्ड मंगल ये बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल के ऊपर क्या कोई अर्गला है? तो आप देखोगे अर्गला तो आपको मिल जाएगी। हम यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट एस्पेक्ट, सूर्य और राहु की डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट, पॉलिटिक्स यहां से मिल जाएगी आपको, क्लियर है। स्वांस चार्ट बनाया, अच्छा सॉरी, स्वांस में हमने क्या किया, यहाँ 11वीं राशि थी ना 5th हाउस में, आपको याद होगा सैटर्न यहाँ बैठा था, वीनस यहाँ बैठा था, हमने चार्ट को पूरा घुमा दिया है बस। तो ये क्या बन गया मेरा? स्वांस वाला चार्ट बन गया, ये लीजिए, ठीक है। हाँ, राहु शनि मंगल को अर्गला देते हुए 10th लॉर्ड को, सॉरी एस्पेक्ट देते हुए पॉलिटिक्स निकल के आएगी, क्लियर। चलिए 10th हाउस पे अर्गला 11th हाउस से किसकी? जुपिटर की। 11th हाउस क्या करेगा आपका? 11th हाउस है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का, 11th हाउस है गेन्स का, करियर। गेन कहाँ से आया? गेन पॉलिटिक्स से नहीं आया। पॉलिटिक्स में उनकी कोई बहुत अच्छे पॉलिटिशियन नहीं माने जाते, जितने रेपुटेशन उनकी इकोनॉमिक्स में है, उनके सब्जेक्ट में है या उस एरिया में है। और आपको कौन देगा? जुपिटर। अब निजभंग तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें कोई नॉर्मल्स के चार्ट में ऑलरेडी बन रहा था तो यहाँ भी बनेगा। इन्फ्लुएंशियल रोल किसका होने वाला है? जुपिटर का होने वाला है। कारकांश क्या हेल्प करने वाला है? क्लियर है। जब आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, कि यार बहुत सारे प्लैनेट मैक्सअप हो रहे हैं, तो आपको कई सारे देखो टूल मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, आपके ऊपर है आप उनको कितने अच्छे तरह से यूज कर सकते हो। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सोचो राशि चार्ट देख के कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा, ठीक है, कुछ केस में। फिर चलो नवमांश कर लो, भाई 7 8 10 12 टूल हैं। जब कंफ्यूजन हो तो बढ़ाते जाइए टूल यूज करने की कैपेसिटी, अपनी मात्राएं, क्षमताएं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और है, करेंगे, अभी कर लें। चलिए एक चार्ट है मेरे पास, मुझे बताएं मैं इस व्यक्ति को एज ए प्रोफेशन क्या सजेस्ट करूं। देखते हैं। 10th लॉर्ड मार्स सेकंड हाउस में बैठा है, फैमिली बिजनेस, सुनते जाइए मुस्कुराइए मत, ठीक है। चलिए 10th हाउस पे जुपिटर की अर्गला, टीचर बना दो या अर्थशास्त्री बना दो इनको भी। जुपिटर इज अर्थशास्त्र, जुपिटर इज टीचर, जुपिटर इज पुरोहित, स्पिरिचुअलिटी। 10th हाउस पे सैटर्न की अर्गला, 4th हाउस से कंस्ट्रक्शन करा दो, है ना, कर सकते हैं। चलिए 10th लॉर्ड मंगल के ऊपर 4th हाउस से सूर्य और मरकरी की अर्गला, सूर्य पॉलिटिक्स बनता है तो पॉलिटिक्स करा देते हैं। और मार्स खुद सूर्य की राशि में है, तो हाँ पॉलिटिक्स का थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा, पर राहु इन्वॉल्व नहीं हो रहा। दो प्लानेट तो हो तो मजा आता है ना, एक प्लानेट के बेस पे तो इंटरेस्ट ही नहीं आता कुछ प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, चलिए, पर
अब मैं आपको बोलूँ, चलो मैं इस व्यक्ति को सूर्य की वजह से, ये अर्गला की वजह से मैं इनको पॉलिटिक्स सजेस्ट करता हूँ। फिर मैं इनके प्लानिट के ऊपर जरा नज़र डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई सूर्य जो है केवल 4 डिग्री का प्लानिट है, जिसको षडबल में बली होने के लिए 6.5 का षडबल चाहिए, और ये बैठा है केवल 4.8 के षडबल के साथ में। क्या ये करेगा मदद पॉलिटिक्स में? सोच के देखिए, आप सोचिए। आप सजेस्ट करोगे इस व्यक्ति को भाई पॉलिटिक्स में चला जाना, जबकि इनके पास ये स्कोप है, ये स्कोप है, यहां भी है भाई, राइटर भी तो है, मरकरी है, राइटिंग क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कंफ्यूजन, कई सारे प्लानेट हैं, क्या करेंगे? जंप करते हैं 9 मास पे। सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास यही निकल के आता है, भाई नहीं समझ आएगा या बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है तो हम 9 मास पे चले जाते हैं। 9 मास पे जाते हैं, देखते हैं मंगल कहाँ है। भाई मंगल, अब मजा आया, मंगल आपको सूर्य के 9 मास में मिला। सूर्य इज अ कारक ऑफ पॉलिटिक्स, पहली चीज। दूसरा, सूर्य के साथ ही है। देखिए, सूर्य की राशि में सूर्य के साथ क्या पॉलिटिक्स बनती है, बता देता हूँ। ये इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, कुछ अभी हमने डिस्कस भी किया है 64th नवमांश में, आपको शायद डिस्कशन में, हाँ यही चार्ट किया था, है ना? तो वो ऑलरेडी उनका पूरा करियर पॉलिटिक्स में ही रहा है। सूर्य दिखता है, यहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि हाँ पॉलिटिक्स में कुछ स्ट्रॉन्गनेस मुझे ये बना के देता है, क्योंकि मैंने चेक किया कि सूर्य किसके 9 मांश में है, यहाँ तक समझ, वो सॉरी आपका मार्स किसके 9 मांश में है। सैटर्न इनका आत्मकारक है, ठीक है, अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। शनि इनका आत्मकारक है, पीछे डिग्री देख लीजिए, कहाँ है, यहाँ देखिए, ये लास्ट, थर्ड लास्ट प्लानिट दिख रहा है सैटर्न, 21 डिग्री 48 मिनट कैंसर में बैठा हुआ, ये इनका आत्मकारक प्लानिट है, ठीक है। अब D9 में क्या समझ में आया? मंगल सूर्य को सपोर्ट करता हुआ, राहु का सपोर्ट अभी भी नहीं मिलता, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे और है। यहाँ मैं सूर्य का रोल तो मान सकता हूँ, लेकिन सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है पॉलिटिक्स का, सूर्य कारक है सरकार का, सूर्य और भी कई चीज़ों का कारक है। उसके साथ में जो मंगल है ये मून के एस्पेक्ट में है कि नहीं? ठीक है, चलिए 2 चीज़ें हो गई। दूसरा, ये जो 10th हाउस है, इस पर शनि केतु की अर्गला है, मरकरी वीनस की अर्गला है, तो 4 प्लैनेट एक्स्ट्रा हो गए, 4 ये हुए। पर एक चीज़ और देखिए इंटरेस्टिंग, जो यहाँ का 10th लॉर्ड है जुपिटर, उसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की अर्गला किसकी है? सूर्य और आपको मंगल की अर्गला मिलेगी। यानी कि ये लॉर्ड भी आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, सूर्य और मंगल, और ऑलरेडी ये दोनों लग्न चार्ट में पॉलिटिक्स को रोल में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ आपको इंडिकेशन मिल जाएंगी। मुझे लेकिन बाकी प्लानिट में कंफ्यूजन हो भी सकता है कि भाई ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, ये सारे प्लानिट हैं, तो क्या इनका रोल नहीं होगा? और वेरीफाई कर लेते हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने बाकी के 2 चार्ट, मैं एक ही बना रहा हूँ भी, आप आगे बना लेना। मैं पहला कारकांश चार्ट बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है, शनि कहाँ है? शनि जो है इनका वो आत्मकारक है, नौमांश में कहाँ बैठा है? वो बैठा है यहाँ 10वीं राशि में। तो मैं अब जो कुंडली बनाऊंगा, लग्न चार्ट को कहाँ घुमाऊंगा? जहां 10वीं राशि है लग्न चार्ट की, ये रही, इसको पहला घर बना लूंगा। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी, ये आपका D1 है ना, और ये आपका कारकांश वाला चार्ट है, मैंने एक ही बनाया है, यहाँ लिख देता हूँ कारकांश। सोहांश आप खुद बना लेना, उसमें भी आपको निकल के आ जाएंगे प्रेडिक्शंस। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये चार्ट, एक्चुअली इनका बहुत अच्छा है, इसमें कई सारे आपको वो मिलेंगे। तो ये चार्ट मैंने बना लिया। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है और मैं इसको ज़्यादा वैल्यू क्यों दूंगा, ये समझ लीजिए। जैसे ही मैंने कारकांश बनाया, ये चंद्र कुंडली भी बन गई, यानी एक ही चार्ट में मुझे 2 चीज़ और मिल रही है, चंद्र कुंडली भी मिल रही है, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, D1 में राशि कौन सी है? कर्क। क्या बताया था मैंने? कब कब चंद्र कुंडली देखना ही है? जब आत्मकारक मून हो जाए, चंद्रमा हो जाए, कर्क लग्न की कुंडली हो जाए, या जिस घर को देख रहे हो उस घर का मालिक चंद्रमा हो जाए। 6-7 कॉम्बिनेशन बताए हुए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? ठीक, चंद्र कुंडली भी हो गई, कारकांश भी हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई, 10th लॉर्ड देख लेता हूँ, ये 10वां घर है। 10वें घर का स्वामी कहाँ है? 12वें घर में बैठा है, किसके साथ? यहाँ मुझे राहु मिलता है वीनस के साथ, कारक ऑफ पॉलिटिक्स। सूर्य भी तो चाहिए। 10th हाउस पे सूर्य मरकरी की अर्गला भी है, बढ़िया है। तो सूर्य मिल गया, राहु मिल गया, मिला आपको। चलिए, 10th हाउस पे मून की अर्गला है। मून कितना डिग्री है उसमें अभी देखा? 5 डिग्री, पहले हिस्से में बैठा है। 5, चौथे घर की अर्गला को कौन रोकता है? 10वां घर। 10वां घर ये शनि तीसरे हिस्से में बैठा है,
तो मून की अर्गला को शनि रोक देगा, यानी मून की अर्गला नहीं आएगी, खत्म यहां से, एक प्लानेट खत्म। अब क्या बचा आपके पास, इस घर से मंगल की अर्गला आ रही है। अर्गला अच्छी, कोई पॉलिटिक्स रोकने के लिए तो होता नहीं है, मंगल तो अच्छी चीज है। अगर आपके पास एक तो हाउस ऑफ गेन है, ऊपर से फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। चलिए, यानी कि आपको वीनस के साथ राहु मिल गया, यहाँ पे सूर्य भी मिल गया और साथ में आपको मंगल का सहयोग भी मिल गया। क्या ये कारकान चार्ट आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है? क्या और कोई प्लैनेट यहाँ इंटरफेयर कर रहा है? अब गौर से समझिए, जुपिटर की एस्पेक्ट है यहाँ, क्या 10th हाउस पे कोई रिलेशन है जुपिटर का? नहीं है। सूर्य और मरकरी पे है, तो जुपिटर चूंकि एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है और बाकी इसका शेड्यूल वगैरह आप चेक कर लोगे तो यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, अर्गला के रूप में केवल एस्पेक्ट है जुपिटर के इनके ऊपर, और कुछ डिफाइन नहीं है। इस घर पे केवल अर्गला एक मून की जो आने वाली थी उसको हमने रोक दिया। हमने क्या मतलब, सैटर्न ने रोक दिया, सैटर्न थर्ड पार्ट में बैठा हुआ है। अब देखिए इस चार्ट में, लग्न चार्ट की बात करें, इसमें एक और प्रॉब्लम भी है। अगर किसी आम आदमी की चार्ट में सैटर्न यहाँ बैठा होगा तो आप क्या बोलेंगे कि भाई एक तो शत्रु की राशि में बैठा है, ऊपर से अति शत्रु है क्योंकि मून सामने है, ठीक है, और उसके बाद 10वीं एस्पेक्ट डालेगा मंगल जो कि शत्रु राशि है, तो क्या यहाँ बैठा शनि इस प्रोफेशन को खराब नहीं करेगा? आप आम आदमी की कुंडली अगर आपके सामने होती तो आप सबसे पहले उसको बोलते भाई शनि की वजह से खराब है। आम धारणा यही है, आत्म कारक है शनि यहाँ, समझ रहे हो, इस कुंडली में बिगाड़ा उसने इस घर को, और उसका लॉजिक क्या है, यहाँ शनि लग्नेश है और इस चार्ट के हिसाब से शनि का 10th हाउस से कोई संबंध ही नहीं बनता। समझ पा रहे हो? जब आप चार्ट घुमाओगे ना, आत्मकारक के हिसाब से निकालोगे तो पिक्चर पूरी चेंज होगी, बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग कर ही लेते हैं, छोटी सी चीज है, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैंने देखा भाई इनका 4 डिग्री का सूर्य है, शेड्यूल भी नहीं है, मैं क्यों पॉलिटिक्स में भेजूंगा। अगर आपको कुछ दिन पहले का याद होगा, एक टॉपिक डिस्कस किया था बहुत शॉर्ट में हमने, भाव चलित। हालांकि मैं यूज नहीं करता, आपको भी बोला है, लेकिन ये बताया कब यूज करना है। 27 डिग्री 31 मिनट का लग्न है, यानी कि भाव मध्य का कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, भाव मध्य 12 डिग्री का, ठीक है। यानी कि 12 डिग्री से छोटे कम के प्लानेट पीछे चले जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, ये भी समझाए। 12 डिग्री से नीचे कौन कौन है, आपका सूर्य है, आपका राहु है, केतु है, और कुछ है, मून भी है, ये सब पीछे चले जाएंगे। अब गौर से देखो लग्न चार्ट में सूर्य कहाँ गया, यहाँ लिख दूं भावचलित में, ठीक है, नीच का हो गया। लेकिन ब्राह्मण अगर बार में भी बैठा होगा और उसको सामने मंदिर दिखेगा तो क्या नुकसान करेगा? पढ़ा है हमने उच्च और नीच राशि वाले स्थित ग्रहों का प्रभाव, समझे हो? तो सूर्य यहां बैठ के जब अपनी उच्च राशि को देखेगा तो क्या करेगा, बेनिफिट, और सूर्य के एफिलिएशन में होगा, ये पॉलिटिक्स देगा, ठीक है। एक और चीज देखिए, क्या राहु पीछे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, राहु यहां आ जाएगा। तो अब मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट पे अर्गला, या जो समझो आप एस्पेक्ट भी है और चौथे पे अर्गला भी है, किसकी है, राहु की। यानी भाव चलित बनाते से ही सूर्य और राहु आपको कंबाइन करते हुए दिखेंगे। सूर्य बेशक आपको नीच राशि में दिख रहा है ना, लेकिन इस घर के लिए फोर्थ हाउस से संबंधित, माँ से संबंधित चीजों के लिए परेशानी क्रिएट कर देगा कहीं ना कहीं, लेकिन इस हाउस के लिए जो उच्च राशि है यहाँ क्या करेगा, बेनिफिट कराने वाला होगा। क्यों यूज किया मैंने भाव चलित, ये बहुत क्लियर मेंशन किया है कि जब भाव मध्य से ग्रह पास चला जाए, इस जगह पे ये प्लानेट इस घर से बाहर हो गया, लेकिन जब मैं इस घर में बात कर रहा हूं तो इस घर में ये बैठा सूर्य लगभग 9.5 डिग्री का प्लानेट बन के निकल के आता है, क्योंकि भाव मध्य आपका 27 डिग्री का है और यह है 4 डिग्री का, 27.5 और 4 यानी कि 2.5 और 4 6.5 की दूरी है। और 15 में से जब आप 6.5 को माइनस करोगे तो 8.5 9.5 कुछ आपके पास निकल के आ जाएगा, 5.5 को माइनस करोगे। तो समझ में आ रहा है कि मैंने इस चार्ट में स्पेसिफिकली आपको भाव चलित का सिम्टम क्यों दिया, क्योंकि वो तरीका बताया है, जरूरी नहीं है आप यूज करो, करना चाहो तो करो, और बाकी तो सारी चीजें दे ही रहे हैं आपको अच्छे कॉम्बिनेशन। कंफ्यूजन है तो इसको भी ट्राई कर लो, बहुत अच्छी पिक्चर निकल के आती है कॉम्बिनेशन के साथ में। अब हम लोगों के पास